हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप लोगों के लिए ये समाजशास्त्र विषय यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आता हूं। आप लोग जो क्लास देखते हैं आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं उनको भी जानकारी हो जाएगी। और जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, आप सब क्लास को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है कि ना, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इससे क्या है, आप लोग इस क्लास को बराबर देखेंगे तो परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होगा ये क्लास आप सभी के लिए। तो आप सब जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग UGC, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, GIC, GDC, KBS, NBS, UPSC, UPPSC, किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम, उस हर एक परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना किया करिए, ज़रूर देखा कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आज आप लोगों के लिए एक सूचना भी है। सूचना ये है कि ये क्लास आज 20 दिसंबर हो गया ना आप लोगों का, तो आज ये 20 दिसंबर आप लोगों की आखिरी क्लास है। इसके बाद जो है आपकी क्लास 24 को होगी, क्योंकि 22 को संडे है ना, तो मेरा जो है परीक्षा है, ये PCS वाला जो एग्ज़ाम है। अब मेरा ही क्या, आप लोगों का भी तो फ्रेंड्स परीक्षा होगा PCS का, कुछ लोगों का, सबका नहीं होगा, तो कुछ लोगों का तो होगा ही। तो आप सभी का भी जो है PCS का जिनका भी परीक्षा है और सेंटर इधर उधर गया ही होगा, आप लोगों के पास भी तो थोड़ा सा कम समय होगा, तो आप लोगों को अगेन बेस्ट ऑफ लक। जो है आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए, आप लोगों का जो है एग्ज़ाम अच्छा हो। और फिर ये क्लास जो है आप लोगों को 24 को क्लास मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि 22 को मेरा एग्ज़ाम है तो शनिवार को मैं जाऊंगा ही, सेंटर गया है बाहर, और उसके बाद जो है आपका संडे को परीक्षा है, फिर सोमवार को लौटूंगा रात में, यानी कि तो सोमवार को क्लास कहाँ हो पाएगी, क्योंकि मटेरियल भी तो आप लोगों का तैयार करना रहता है ये क्लास कराने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि बना बनाया मटेरियल मिल जाता है मुझे, तो और परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो वही मटेरियल चाहिए। ऐसा थोड़ी है जो हो उल्टा पल्टा क्लास बना के पढ़ा दें, तो परीक्षा में आपके काम नहीं आएगा तो क्लास का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्लास संभवतः मंगलवार यानी 24 को होगी, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्षमा कीजिएगा, अब अगली क्लास आपको 24 को मिलेगी। तो आइए, ये क्लास आप लोग जान ही रहे हैं जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप सभी का जो है परीक्षा लगा है ना, फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, अप्रैल में PGT का है, तो इसमें से आप लोगों में कुछ लोगों का PGT भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, दोनों एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप सभी के पास देखा जाए तो समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग पढ़ाई में जो है लग जाइए, अच्छी तरह से लग जाइए, ताकि जो है इस परीक्षा में आप लोग अपना पॉजिटिव रिजल्ट लाइए। एक ना एक सीट ज़रूर अपना फिक्स कर लीजिए, इतनी जम के दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपके पास समय एकदम नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, समय एकदम से आप लोगों के पास बचे नहीं है, क्योंकि आपका फरवरी में और अप्रैल में एग्ज़ाम है ये है। और इसमें से हमारे कुछ फ्रेंड होंगे, उनका संडे वाला एग्ज़ाम भी तो PCS का है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा आप लोगों को। आइए, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ ही गए होंगे और क्लास को शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे। और प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका 1 नंबर प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस एक राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा या संपूर्ण भारत में लागू हुआ, आप कह सकते हैं। तो क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 जो है, ये निम्नलिखित में से किस एक राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा। कौन सा राज्य छोड़ के कह रहा, तो ऑप्शन A असम कह रहा है, ऑप्शन B कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन C कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन D कह रहा है उत्तराखंड। तो इसमें से कौन सा राज्य ये है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 नहीं लागू हुआ था, बाकी संपूर्ण भारत में यानी कि संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट, जो प्रश्न नंबर 1 का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ऑप्शन B क्या है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसी राज्य को छोड़कर बाकी आपके संपूर्ण राज्य में ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कानून लागू हुआ था,
ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट जिसको बोलते हैं, या जिसको हिंदू कोड बिल भी बोलते हैं 1955 में। इसी हिंदू कोड बिल के लिए जो है आपके जो उस समय के कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसी कोड बिल के लिए इस्तीफा दे दिया था। कहा था कि अगर हिंदू कोड बिल नहीं लागू होगा तो मेरा इस सत्ता में बने रहने के लिए कोई औचित्य नहीं, क्योंकि उस समय जो आपके माताओं और बहनों को जो ये अधिकार देने की बात आई थी, तो सत्ता के कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर डटे हुए थे। आज जो हमारी माताएं और बहनें हैं यहाँ जो है, या जितनी माताएं और बहनें हैं, भाभियाँ हैं, जो भी इसमें से जो लोग क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग हमारी बहनें होंगी, कुछ दीदी होंगी, कुछ भाभी लोग होंगे, इन सबको जो आज ये क्लास कर रही हैं, जो पढ़ लिख रही हैं, तो ये आप मान लीजिए ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। ये हिंदू कोड बिल के कारण ही है, क्योंकि बाकी तो और उसमें उस समय जो लोग नेता थे वो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे इनको पढ़ने का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए, यानी कि इनको चूल्हा ही चौका ही करना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ये उस समय लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और इस कोड बिल के तहत कौन कौन, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी आते हैं। ये लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि केवल हिंदू आते हैं, नहीं, जो चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख, सब इस बिल के तहत अंदर आते हैं। इसीलिए हमारे माताओं और बहनों को देखिए पढ़ाई का अधिकार मिला, और हमारी माताएं और बहनें आजकल हर फील्ड में आ गए हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य की गतिविधियों के किसी कार्य में हो, जो है यानी कि बड़े बड़े मंचों, ऊँचे ऊँचे स्थान पे आप देखने को मिल जाएंगी हमारी माताएं और बहनें, ठीक है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए बराबर कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2। ये कह रहा है कि हिंदुओं के विपरीत मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 नोट करके रखिए पहले आप लोग, कि हिंदुओं के विपरीत मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा माना जाता है। क्या ये संविदा, ठीक है, इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप लोग बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप देखिए पहले क्या है आपका। ऑप्शन ए कह रहा मेहर, ऑप्शन बी कह रहा शादी, ऑप्शन सी कह रहा निकाह, ऑप्शन डी कह रहा जीवन साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जो है प्रश्न, क्योंकि प्रश्न ध्यान दीजिए, हिंदुओं के विपरीत मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा माना जाता है, इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी निकाह, ठीक है, जो है इसको निकाह कहा जाता है मुस्लिमों में। जो हिंदुओं में विवाह कहा जाता है ना, तो हिंदुओं का जो विवाह होता है आप जान ही रहे हैं, वो जन्म जन्मांतरण का होता है, यानी कि हिंदुओं में विवाह टूट मतलब आप विवाह हो गया तो उसको तो जो है छोड़ नहीं सकते आप, जन्मांतर मतलब निभाना है, ये ना क्या कहा जाता है एक जन्म से दूसरे जन्म तक निभाना है। लेकिन इसके विपरीत जो हिंदुओं के विपरीत क्या है, मुस्लिमों में इसको संविदा कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे माना जाता है। ये किसके अनुसार? कुरान के अनुसार। इसका मुख्य स्रोत कुरान के अनुसार से जो लोग निकाह कराते हैं, ठीक, यानी कि उनमें एक समझौता होता है मुस्लिमों में। जब तक दोनों के बीच जो है समझौता रहेगा, सही चलेगा, हिसाब किताब रहेंगे, नहीं तो अलग हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब भारतीय संविधान के कानून के तहत सबको जो है तलाक का सुविधा मिल गया है। अगर किसी तरह की कोई सुखी जीवन नहीं है किसी कारण, चाहे वो प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज को लेके, या जीवन साथी में कोई कमियों के लेके, तो आप तलाक दे सकते हैं हिंदू विवाह के अनुसार, जो है कानून के अनुसार भारतीय संविधान उसके कुछ नियम हैं, ठीक है। जबकि मुस्लिमों में ये नहीं, मुस्लिमों में ये कुरान के अनुसार ये विवाह एक संविदा है, दूसरे हिसाब से चलता है। और मुस्लिमों में विवाह को निकाह कहा जाता है, यानी निकाह शब्द से इसको जाना जाता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये जान लीजिए, ये निकाह का लिंगों का मेल, यानी यूनियन ऑफ जो है सेक्सेज, ठीक है, यूनियन ऑफ सेक्स, इसमें मुस्लिम में कहा जाता है। विवाह में इस्लामी वैधानिक मान्यताओं के अनुसार जो है निकाह एक कानूनी संविदा है, और इनका जिसका लक्ष्य है इनका कि पति पत्नी के यौन संबंधों और उनकी जो संतान के संबंधों में उनके पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्य होते हैं उनको वैधता प्रदान करता है ये निकाह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपके जो एक सोशियोलॉजिस्ट है डॉक्टर KM कपाड़िया, आप लोग जान ही रहे हैं, ये मुस्लिमों विवाह के बारे में क्या कहते हैं इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों
के प्रत्येक पक्ष का एक पक्ष, यानी दो लोग होते हैं, प्रत्येक पक्ष का एक लोग और हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध को प्रतिफल यानी कि मेहर वधू भेंट जाती, यानी कि विवाह के समय, निकाह के समय मेहर यानी वधू भेंट जा, यानी मेहर क्या होता है कि आप लोग जान ही रहे हैं ना, जो लड़के की तरफ से लड़की को भी जो है नेग या भेंट या पैसा रुपया दिया जाता है, उसी को ये बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, निकाह को भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा आपका। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3, ये 3 नंबर कह रहा है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नातेदारी की अवधारणा को अणु यानी एटम ऑफ किनशिप के रूप में माना है ना। निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने नातेदारी अवधारणा को अणु के रूप में माना है, यानी कि एटम ऑफ किनशिप के रूप में माना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। ऑप्शन ए एस.सी. दुबे दे रहा है, आपका कह रहा ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी लेवी स्टार, है ना, एस.सी. दुबे, लेवी स्टार, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जी.एस. घूरे महोदय, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो अणु को जो है किसने, ये किसकी अवधारणा जो नातेदारी को अणु के रूप में यानी एटम ऑफ किनशिप के रूप में माना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यही ना, नहीं सॉरी फ्रेंड, ये लेवी स्टार्स ऑप्शन बी है, आप लोग नोट करके रखिएगा। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो जाया था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्लियर रहिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में जानते हैं एक एक क्वेश्चन से जो है बाहर होते हैं लोग, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, खासकर ऐसे प्रश्न, ठीक है, जो कि काफ़ी पुराने प्रश्न हैं, एटम ऑफ किनशिप, है ना। तो ये किसकी है, लेवी स्टार्स महोदय की है, क्योंकि लेवी स्टार्स आपके जो महोदय जो इनकी अवधारणा है वो कहते हैं कि प्रत्येक समाज की नातेदारी संरचना में कुछ ऐसे संबंधी होते हैं जिन्हें प्रारंभिक स्वरूप यानी एलिमेंट्री फॉर्म्स कहा जाता है, जिसके मिलने से ही नातेदारी व्यवस्था का निर्माण होता है। ये जो है लेवी स्टार महोदय कह रहे हैं आपके, लेवी स्टार द्वारा कहते हैं ऐसे 4 संबंधों का इन्होंने उल्लेख किया है। लेवी स्टार्स आपके जो है ऐसे 4 संबंधों का उल्लेख करते हैं नातेदारी को, जो अणु कहते हैं। क्या है संबंध, आप नोट कर लिए, 4 संबंध कौन कौन है बताते हैं। पहला ये कहते हैं, जानते हैं पहला संबंध क्या बताते हैं, पहला ये कहते हैं पति पत्नी होता है, और दूसरा ये जो संबंध बताते हैं आपका मामा भांजा का, ठीक है, और जो तीसरा ये बताते हैं, नोट करके रखिएगा, पिता और पुत्र का, और जो चौथा आखिरी बताते हैं आपके स्टार लेविस, वो कहते हैं कि भाई बहन का, ठीक है। इसी को इन्होंने अणु के रूप में नातेदारी की अणु की अवधारणा माना है, एटम ऑफ किनशिप जिसको कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि प्रश्न नंबर 3 भी आप सभी के समझ में आ गया। तो आइए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अच्छा, ये कथन का प्रश्न है। जो है कह रहा मानवीय मौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 4 नोट करिए आप लोग पहले। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मानवीय मौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है। आपका ऑप्शन कह रहा कैसे निर्मित होता है, ऑप्शन कह रहा ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, अनुकरण और सामाजिक अंतः क्रिया से, ये ऑप्शन ए कह रहा निर्मित होता है। ऑप्शन बी कह रहा अधिगम और सांस्कृतिक अनुभव से निर्मित होता है, कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा शिक्षा देने तथा मनोवैज्ञानिक बोध से निर्मित होता है। ऑप्शन डी कह रहा अनुनय तथा सांस्कृतिक अभ्यास से निर्मित होता है। मानवीय मौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे ऑप्शन ए सही होगा, आप लोग अगर थोड़ा सा अपना जो है नैन चुच खोलेंगे, दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है ना अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है, और अधिगम और सांस्कृतिक अनुभव से, शिक्षा देने तथा मनोवैज्ञानिक बोध से, अनुनय तथा सांस्कृतिक से। तो अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही जो है मानवीय मौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है। ये ऐसा व्यवहार है ना जो हम लोग इशारों में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी को हम, कोई है सामने, उसको इशारा कर रहे हैं कि इधर आ जा, हाथ से ऐसे, या
किसी को आंख मार के ऐसे इशारा कर लेते हैं कि तुम इधर आ जाओ। तो ये जो है मौन स्वीकृति, यानी कि ये कैसे सीखेंगे, अनुकरण और सामाजिक अंतर, यानी समाज में रह के इसका अनुकरण करके ही सीखेंगे, ना कि जो है आप ये अधिगम यानी सांस्कृतिक अनुभव से, मतलब उस तरह नहीं सीखेंगे। लोग पढ़ लिख के कुछ चीज़ें जो है आप नहीं सीख सकते हैं, ये साथ में समाज में रह के ही सीखी जा सकती है। शिक्षा देने मनोवैज्ञानिक बोध से नहीं सीख सकते हैं, मैंने कहा ना, पढ़ाई लिखाई अन्य तथा सांस्कृतिक अन्य विनय से इसको सीख नहीं सकते। समाज में अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में रह के ही हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। जो हम लोग इशारा नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं कि बहुत मारेंगे, हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप समझिए ना, तो इशारा ना, तो इसका मतलब यही होता है ना कि मारेंगे, ठीक है ना। बच्चे को भाई बच्चा जो होता है बोध होता है ना, इस संसार में आता है। तो हम लोग समाज में रह के ना, घर परिवार यार दोस्त के बीच में ही रह के ना, नात रिश्तेदारी में सीखता ना, तो वो यही चीज़ ये कह रहा है कि अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया से ही सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5, ये 5 नंबर प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से किस जनजात में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। प्रश्न नंबर 5 आप नोट कर लीजिए। कह रहा, निम्नलिखित में से किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। मतलब कौन सी जनजात ऐसी है जिसमें जो उसकी सबसे छोटी पुत्री, सबसे छोटी मतलब बेटी होती है, उसको धन संपदा का उत्तराधिकार, यानी कि वो मालिक बनती है, मतलब उत्तराधिकार बनती है अपना खेत खलियान घर दुआर जो भी होता है, ठीक है, सबसे छोटी पुत्रों को मिलता है, पुत्री को। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है किस जनजात में, टोडा जनजात है, कि ऑप्शन बी कह रहा नौसारी जनजात है, कि ऑप्शन सी कह रहा खासी जनजात है, ऑप्शन डी कह रहा भील जनजात। तो इसका आंसर 5 नंबर का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। तो इसका आंसर आपका जानते हैं क्या है, ऑप्शन सी है, खासी जनजात। ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। ये सन 2006 में पूछा जा चुका है आपका ये परीक्षा में, ये पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग गलत करेंगे ही नहीं, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग जो है खुद ही समझदार हैं, क्योंकि यहाँ आप सब जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं सब पीजी तो कंप्लीट हैं, कुछ लोग बीएड कंप्लीट हैं, कुछ लोग हमारे भाई बहन नेट भी इसमें होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ लोग पीएचडी भी होंगे संभवतः, भाई जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग बड़े व्यापक लेवल पे एग्ज़ाम है, ऐसा तो है नहीं ये छोटे क्लास के एग्ज़ाम है, आप लोगों का कंपटीशन का दौर है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग नोट करके रखिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 6 ये कह रहा है, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है। अच्छा, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए, महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता। आप लोग ध्यान दीजिए तभी समझ में आएगा ऐसे प्रश्न, वरना इधर से आया उधर से गया, ठीक है। और ऑप्शन बी कह रहा है महिला द्वारा परिवार की मुखिया बनना। ऑप्शन सी कह रहा है महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता। ऑप्शन डी कह रहा है परिवार में, क्या कह रहा है, परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिलाओं में प्रतिस्पर्धा के भाव। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 6 का, कि आधुनिक भारतीय परिवार में, आधुनिक भारतीय मतलब आज की जो भारतीय परिवार की बात कर रहा है, भारतीय समाज की, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है। तो आप लोग ऑप्शन ABCD देख ही लिए, तो इसमें से कौन सा है, तो इसका आंसर बताइए। तो आप लोग, कुछ लोग तो इसका आंसर दे चुके हैं, देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आप लोगों का, ये ऑप्शन ए जो है कह रहा है कि महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता। सही बात है, सीधी सी बात है, जब महिला को आर्थिक स्वतंत्रता अगर प्राप्त रहेगा ना, तो महिला, जो ये ऑप्शन बी कह रहा है ना कि महिला द्वारा परिवार की मुखिया बनना, तो अपने आप बन जाएगी अगर आर्थिक रूप से संपन्न रही, मजबूत रही। ऑप्शन सी जो कह रहा है ना महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता जो है, तो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के निवाह तो करेगी, उदासीनता उसके प्रति उदासीन थोड़ी रहेगी वो, अगर जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेगी तो पढ़ी लिखी है जो है, ठीक है। और ये ऑप्शन जो आपका अगला कह रहा है कि
ऑप्शन डी, परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा के भाव। ऐसा थोड़ी है, अगर वो संपन्न रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, हर तरह से स्वतंत्र या आज़ाद रहेगी तो प्रतिस्पर्धा काहे कि ऐसे भाव काहे होगा, तब तो मिलजुल के रहेंगे ही ना। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, प्रश्न उत्तर नंबर 6 भी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, ये प्रश्न नंबर 7 कह रहा है आपका कि सामाजिक अस्थिरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है। ये प्रश्न नंबर 7 नोट कर लिए कि सामाजिक अस्थिरीकरण जो है, क्या कह रहा है प्रश्न था, सामाजिक अस्थिरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है, यानी कौन विद्वान देखता है। आपका कौन समाजशास्त्री देखता है। आपका ऑप्शन ए डेविस व मूरे महोदय हैं, ऑप्शन बी ये पार्सन्स यानी टालकट पार्सन्स में हो गए हैं महोदय हो गए, मर्टन यानी कि आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय हो गए, श्रोकिन मतलब पैट्रिक श्रोकिन महोदय हो गए। तो ये कौन सामाजिक अस्थिरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में देखता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, डेविस व मूरे महोदय हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ हर आंसर को, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए, दिमाग से ना उतरे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, ये प्रश्न तो समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ बताने तो है नहीं। अगला प्रश्न क्या है आपका, आइए देखते हैं, क्योंकि थोड़ा फास्ट करते हैं ना, ताकि प्रश्न अधिक से अधिक हो जाए और कम समय में हो जाए, आप लोगों का समय भी बच जाए, ठीक है। अब इतना भी अधिक फास्ट नहीं कर देंगे कि आप लोगों को समझ में ना आए फ्रेंड्स, ऐसा करेंगे आप सभी के समझ में आएगा, एक एक प्रश्न समझ में आएगा। अगर कोई प्रश्न ना समझ में आए तो कल दोबारा देखा कीजिए, और फिर ना समझ में आए तो आप लोग जो है कमेंट जरूर किया कीजिए, उसको मैं आप लोगों को जो है पुनः बताने की कोशिश करूंगा, या उस प्रश्न को मैं अगली क्लास में शामिल कर लूँगा, ठीक है। आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर 8 कह रहा, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर कहा। ये भी प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को गलत हो ही नहीं सकता कि किस विद्वान ने जो ये प्रश्न कह रहा है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर कहा। क्या राजनीति का कैंसर कहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है AR देसाई महोदय, यानी कि अक्षयलाल रमणलाल देसाई। आपका ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बी कह रहा है, क्या कह रहा है, DR गाडगिल महोदय। ऑप्शन सी कह रहा है यल मिल ब्रॉथ महोदय। ऑप्शन डी कह रहा है आंद्रे बिन्ते महोदय। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, राजनीति का कैंसर है ये जो है जाति जो है राजनीति में। ये किस विद्वान ने कहा कि भारतीय राजनीति में, अपने भारतीय राजनीति की बात कर रहा, राजनीति में जाति की भूमिका जो है राजनीति का कैंसर है। तो ये इसका आंसर आप लोगों को मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आप लोग प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व कर ही रहे होंगे। ये प्रश्न आपका यूपी पीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या, DR गाडगिल महोदय जो ये है ना आपके, ये कहते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर मानते हैं। ये एकदम सत्य बात है भी। भारतीय राजनीति में आजकल देखिए, इस समय हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि जहाँ देखिए राजनीति में जाति 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 जो है, जाति धर्म पे राजनीति की बातें होती है, विकास की कोई राजनीति नहीं करता है यार आज के समय में। जो है देखिए शिक्षा की इतना बेरोजगारी है, जो है एक कायदे से वैकेंसी नहीं होती, कायदे से फार्म नहीं आता, फार्म आता तो समय पे परीक्षा नहीं होती, समय पे परीक्षा अगर किसी कारण परीक्षा हो भी गया जो है तो पता चला पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, और मान लीजिए किसी कारण लीक आउट नहीं हुआ तो पता चला क्वेश्चन ही गलत पूछा गया, कोर्ट में चला गया। यानी पहले क्या होता था ना, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम में सर्विस मिल जाती थी, अब तो क्या प्री दीजिए, मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू करके निकाल कीजिए, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाइए, वहाँ भी तो आपका जो है परीक्षा देने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है हर तरह से। तो ये जो है ये जाति धर्म की राजनीति में आज के वर्तमान सरकारें जो हैं उलझाई हुई हैं, ठीक है। तो मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सही है वही बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कोई किसी पक्ष से हो तो उसको लगे कि जो है आप किसी विशेष को कह रहे हैं, नहीं, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, जितनी सरकारें आती जाती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन ये इससे मैं सहमत हूँ DR गाडगिल महोदय से, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 9 आप लोग नोट करते हुए चलिएगा।
प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है, वह डॉट डॉट है, क्या नहीं? एक हिंदू क्या नहीं परिवर्तित कर सकता, अपना बताइए। आपका आंसर है ऑप्शन ए है, पैतृक घर अपना नहीं परिवर्तित कर सकता एक हिंदू, कह रहा है वह पैतृक घर नहीं परिवर्तित कर सकता। ऑप्शन बी कह रहा वर्ण है, ऑप्शन सी कह रहा जाति, ऑप्शन डी कह रहा धर्म। तो आप लोग बताइए क्या नहीं परिवर्तित कर सकता। ये ऐसे प्रश्न आप लोग गलत करिएगा ही मत, भूल के भी नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं परिवर्तित कर सकता, क्योंकि ये सब प्रश्न रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। ये राजस्थान प्रवक्ता में 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग जान ही रहे हैं ऑप्शन सी क्या है, जात जो है, जात को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। आप लोग इसको जान रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जात जो है जन्मजात प्राप्त होती है। बाकी आप घर तो आप कहीं भी यहाँ से वहाँ बनवा के रह सकते हैं, और अपना अपने कर्म के हिसाब से आप परिवर्तित कर ही सकते हैं, धर्म आप बदलाव कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक हिंदू जात परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है, जो हिंदू जात के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ बताने तो है नहीं, तो प्रश्न बार बार आता है, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, ये मुझे पता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर क्या है, 10 नंबर प्रश्न है। ये क्या कह रहा है 10 नंबर, आप नोट करके रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, अगर आपके पास किसी कारण समय कम हो, कामकाजी महिला या पुरुष हैं, और परीक्षा तो सबको देना है, तो इस क्लास को नहीं देख पाते ना, तो देखिए मैं हर एक चीज़ आपको एकदम क्लियरिटी करके बताता हूँ। तो क्लास को लगा के रख दिया करिए, बस क्लास को सुना कीजिए, देखिए आपका काफ़ी चीज़ें काफ़ी तैयारी हो जाएगी। आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहेंगे, क्लास को सुनते रहेंगे, देखने का समय नहीं है अगर आपके पास, तो भी आपको काफ़ी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आप क्लास सुन लेंगे ना, अगर कभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, परीक्षा भवन में जाएंगे, तो आपके दिमाग में कौन जगह, अरे सर ने तो यही आंसर बताया था, इसका यही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, इस चीज़ को ध्यान दें और परीक्षा जो है मन से दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका जाति। जात में क्या कह रहा है, प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा प्राप्त होती जात कह रहा है ना, सुमेलित है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा वर्ग, अर्जित परिस्थिति बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा एकाकी जो है, ये समाज से बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा आश्रम वानप्रस्थ है, बता रहा है। तो इसमें से क्या नहीं सही सुमेलित है, आप लोग बताइएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर तो गलत आप लोग कर ही नहीं सकते, ये मुझे पता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर गलत कर दिए ना, तो आप एग्ज़ाम से पक्का बाहर हो जाएंगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सब प्रश्न देखिए बार बार पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। तो जाति प्रदत्त परिस्थिति, ये प्रदत्त परिस्थिति यानी जन्मजात प्राप्ति है आप सभी को, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। बी वर्ग, आप अर्जित परिस्थिति पढ़ लिख के वर्ग में आते ही हैं, प्राप्त कर ही सकते हैं, सही है। एकाकी, ये एकाकी समाज थोड़ी, समाज एकाकी थोड़ी होता है, समाज तो बहुसंख्यक होता है, सामुदायिक रूप से रहता है ना। तो एकाकी क्या है, एकाकी यहाँ जो है समाज के जगह, समाज नहीं होगा आपके, समाज के जगह फिर क्या हो जाएगा, ये परिवार हो जाएगा इसके जगह, ठीक है। नोट करके रखिएगा आप लोग, परिवार हो जाएगा, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ये समाज एकाकी क्या है, एकाकी परिवार में एकाकीपन पर। आश्रम वानप्रस्थ, ये आपका ऑप्शन डी सही है। तो ये आपका क्लियर हो गया ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, नोट करके रखिएगा। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी के साथ अथवा बिना पत्नी के प्रवेश किया जा सकता है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। और संसार का परिवार जो है, संसार या परिवार का पूर्ण रूप से परित्याग आश्रम में ही होता है, ये वानप्रस्थ के बारे में बता रहा हूँ। जो आपका है, बाकी तो आपका एकाकी परिवार है, ये वर्ग और जाति जान ही रहे हैं, जात जनजात वर्ग जो है आप अपने काबिलियत से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया, मुझे नहीं लगता कि आपके समझ में ना आया हो 10 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 11, धन, ये कह रहा 11 नंबर, धन शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये प्रश्न आपका कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जीवन अवसर, ऑप्शन बी कह रहा जीवन शैली, ऑप्शन सी कह रहा मूल्य एवं सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का।
क्या 11 कह रहा प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिए आप लोग, धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 11 का। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन है जीवन अवसर, ये भी अनिवार्य है, बी जीवन शैली भी, सी मूल्य एवं सिद्धांत भी, डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप लोग नोट करके रखिएगा क्या है, उपरोक्त सभी। ये जो आपका प्रश्न नंबर 11 का उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये कह रहा ना। तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 11 भी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ये भी प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ 2006 में पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है, आप नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, प्रश्न नंबर 12। ये कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। 12 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित है। ऑप्शन ए कह रहा है पवित्र एवं अपवित्र, तो ये किसने कहा, ये कह रहा है दुर्खीम बता रहा प्रश्न आपका। ऑप्शन बी कह रहा संदर्भ समूह मर्टन का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा शुद्धता एवं अशुद्धता ड्यूमोंट का बता रहा है। ऑप्शन डी प्रभु जात किसका बता रहा, घुरिये का बता रहा है। ठीक है, तो ये सब आप प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आप गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। पवित्र एवं अपवित्र इमाइल दुर्खीम महोदय का है, ये तो आपका सही ही है, आप जान ही रहे हैं ना, पवित्र एवं अपवित्र ये इमाइल दुर्खीम महोदय का, ये भी देखिए सही है आपका। ठीक है, और ऑप्शन बी संदर्भ समूह आर के मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन का, ये भी आपका सही है, बी भी सही है। ठीक है, शुद्धता एवं अशुद्धता आपका ये ड्यूमोंट महोदय का, ये भी आपका सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका प्रभु जात, ये घुरिये महोदय का दे रहा है, प्रभु जात आपका घुरिये महोदय का, घुरिये को जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो ये तो इसका सभी ऑप्शन सही भाई, तो इसमें है क्या, यूजीसी नेट जेआरएफ में दिसंबर 2005 में प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन जो ये है आपका ऑप्शन डी, इसमें प्रभु जात की अवधारणा का प्रतिपादन जो है घुरिये द्वारा नहीं किया गया है। अच्छा आप लोग, ठीक है, प्रभु जात की अवधारणा देखिए मेरे भी दिमाग से जो है जा रहा था, प्रभु जात की अवधारणा आपका किसका है, ये घुरिये द्वारा नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए, घुरिये नहीं होंगे इसका, ये प्रभु जात की अवधारणा किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का, मशहूर नरसिंह श्रीनिवास का है। फ्रेंड्स ऐसे अगर अब आप परीक्षा में ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को मिस्टेक करके ये बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे अगर ऐसे पर। तो ये एम क्या है, किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का है, एम.एन. श्रीनिवास का ये है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। ठीक, एम.एन. श्रीनिवास का यानी कि मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन, प्रभु जात की अवधारणा गोविंद सदाशिव घुरिये की ना होकर मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन का है, आप इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो इस पर देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न उत्तर नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी कह रहा है राजनीतिक स्थिति, ऑप्शन सी कह रहा है भूमि स्वामित्व, ऑप्शन डी कह रहा है पवित्रता एवं प्रदूषण। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे पता है, ये गलत कर ही नहीं सकते। इसका आंसर आपका ये भी नोट कर लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पवित्रता अपवित्रता भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ये प्रदूषण की जगह जो है ना अपवित्रता लिखा रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन ये रहेगा, यही आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी इसका होगा, पवित्रता एवं अपवित्रता आंसर इसका है। इसको नोट करके रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका।
ये फ्रेंड्स आंसर, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दुनिया बनाए रखने में सहायक, तो पवित्रता एवं जो है अपवित्रता या प्रदूषण, ये किसका कहना है आप जान ही रहे हैं, लुई डोमा महोदय का है। इनकी जो पुस्तक है होमो हायरार्की, नोट करके रखिएगा, काफ़ी फेमस पुस्तक है, पुस्तक बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। इसी में जो है ये पवित्रता अपवित्रता की अवधारणा को दे रखे हैं, और जात व्यवस्था की इन्होंने कहा है, जो आपकी लुई डोमा महोदय होमो हायरार्की में जो इनकी बुक है उसमें जिक्र कर रखा है, क्या बता रखा है कि जात व्यवस्था की जो रचना है एक पिरामिड के रूप में है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, समझ गए। ये कहते हैं जो ऊपर की तरफ होता है ना वो उच्च लोग रहते हैं, और नीचे की तरफ अंत्यज यानी कि जो निम्न लोग रहते हैं उनकी रहते हैं। ऊपर में ये किसको रखते हैं, ऊपरी स्तर में ब्राह्मण क्षत्रिय को रखते हैं, ठीक है, और नीचे में जैसे वैश्य हो गए और शूद्र को रखते हैं, ठीक है। और इस व्यवस्था में जात व्यवस्था के जो है महत्व को बताते हैं। जात व्यवस्था में क्या कहते हैं, जैसे भोजन है, विवाह, पूजा पाठ, पवित्रता अपवित्रता संबंधी जो नियम कानून होते हैं, जो संस्कार होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग है, ये बताते हैं। खासकर हिंदू नियमों के अनुसार एक बात कर रहे हैं आपके कौन, लुई डोमा महोदय, होमो हायरार्की जो इनकी बुक्स है उसमें, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 13 भी समझ गए होंगे, इसमें कुछ बचा नहीं बचाने का, और ऐसे प्रश्न आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ काफ़ी सेंसिटिव हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग, क्योंकि आप लोगों को आपकी रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर देंगे, इसमें से ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो भी चुकी है, समय कम है, अब केवल आप लोगों को प्रैक्टिस से ही सॉल्व करना है, ठीक है, बराबर। तो आपका ये प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 14 क्या कह रहा है। ये 14 नंबर आपका कह रहा है कि पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है। देखिए ये भी प्रश्न आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा जा चुका है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा ना सोचिएगा ये प्रश्न इधर उधर के। ये जो प्रश्न है मैंने कहा ना कि आप किसी भी सोशियोलॉजी से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो आपका क्लास है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है, कह रहा है ना ये पावर इलीट जो आपका है। तो आपका ऑप्शन ए करा C.W. मिल्स महोदय, ऑप्शन बी करा मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन सी करा कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन डी करा किंग्सले डेविस एवं मूरे महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मुझे पता आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। देखिए आप लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन ए क्या है, ये ऑप्शन है C.W. मिल्स महोदय की अवधारणा ये है, पावर इलीट की अवधारणा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करके रखिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है। C.W. मिल्स ये पावर इलीट इन्हीं की अवधारणा है, तो बाकी इसमें बताने तो कुछ है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जो प्रश्न में कुछ नहीं, मैं खुद ऐसे आगे आपको बताते चलता हूँ ताकि क्लास 1 घंटे के अंदर कवर हो जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन, मेरी कोशिश यही रहती है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि कम समय में अधिक तैयारी आप लोगों की हो जाए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है। सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में इस श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए करा W.E. मूरे महोदय, ऑप्शन बी करा जॉन मिलर, ऑप्शन सी करा मैक्स वेबर, ऑप्शन डी करा सोरोकिन यानी पैट्रिक सोरोकिन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ये जॉन मिलर महोदय की, ये जॉन मिलर महोदय सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की जो उत्पत्ति की अवधारणा दिया है आपके, ये जॉन मिलर महोदय ने दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का, ये प्रश्न तो समझ ही गए होंगे। 16 नंबर आइए देखते हैं आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 16 आपका ये कह रहा है सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में क्लास स्टेज, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 16 नोट करिए, ये सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में ये क्लास स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है। तो क्लास स्टेटस एंड पावर की अवधारणा आप गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पूरा विश्वास है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, ऐसे प्रश्न को आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्लास स्टेटस एंड पावर किसकी अवधारणा है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हो गया सोरोकिन, ऑप्शन सी हो गया मैक्स वेबर, ऑप्शन डी हो गया वेबलन। तो ये किसकी अवधारणा है, ऑप्शन
कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका वेवलन महोदय हो जाएंगे। ये प्रश्न 16 नहीं फ्रेंड्स, वेवलन प्रश्न नंबर 16 है, ये मैक्स वेबर हो गए हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्लास, स्टेट एंड पावर, नौकरशाही की बात यही करते हैं ना आपके, कौन, कार्ल मार्क्स महोदय, ठीक है। पावर और प्रतिभा की बात यही करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास, स्टेटस एंड पावर इंग्लिश दे रखा है ना, तो ये आपके कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी क्या है, मैक्स वेबर महोदय हैं ये, ठीक है, नोट करके रखिएगा, ये मैक्स वेबर महोदय आपके हो गए। ये आपके मैक्स वेबर को आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि आप सभी के सिलेबस में मैक्स वेबर महोदय हैं, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, चाहे यूजी नेट जेआरएफ का दे रहे हैं, सभी के सिलेबस में हैं। तो इनका यहाँ से आता हुआ प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में मैक्स वेबर वाला ये प्रश्न पूछा जा चुका, प्रश्न नंबर 16 आप लोग नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा भी, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न नंबर 17। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, मैं भी आप लोगों की तरह जो है एक कंपटीटर ही हूँ। शिक्षक के साथ आप लोगों को तो तैयारी करा ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं जो है, लेकिन आप लोगों की तरह भी मैं भी आप लोग जैसे प्रतियोगी छात्र हैं ना, मैं भी प्रतियोगी छात्र ही एक हूँ जो है। और सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो सोशियोलॉजी मेरी ठीक ठाक तैयारी है। तो मैं सोचा आप लोगों की भी, आप लोग क्लास कर रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, तो आप लोगों की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी मैं पीसीएस का तो एग्ज़ाम मेरा 22 का है, ये मैं बता ही दिया, मैं भी एक कंपटीटर हूँ। आप लोग इस चीज़ को, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर मुझसे गलती हो जाए बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी वो शिक्षक नहीं हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, बुजुर्ग वाला, अनुभवी काफ़ी, ठीक है। बस इतना है कि आप लोगों को जो भी क्लास में कराऊंगा एकदम फैक्ट और सही कराऊंगा, और जो भी प्रश्न लेकर आऊँगा वो ये ही उम्मीद करिए कि ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक रहती है, यानी 100% मार्क के जरिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब 101% तो नहीं, कोई नहीं कह सकता, वो 101% का आने का मतलब है कि ये जैसे पेपर आप ही सेटअप किया, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैं इतना जानता हूँ, ये क्लास आपको लिए जो है किसी भी परीक्षा आपका अगर सोशियोलॉजी से देंगे तो काफ़ी सहयोगी साबित होगा इस क्लास से, ठीक है, अगर मेरी क्लास आप लोग करते होंगे तो। बाकी जो किए हो तो जान ही रहे होंगे, जो हमारे नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जुड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया है। क्या कह रहा, निम्नलिखित में से विलासी वर्ग का, ये विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन बी कह रहा चार्ल्स डार्विन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा वेवलन महोदय, ऑप्शन डी कह रहा अगस्ट काम्ट महोदय। तो ये आपका ऑप्शन सी वेवलन महोदय हो जाएंगे, ठीक है। ये वेवलन महोदय हैं जो आपका ये विलासी वर्ग की सिद्धांत की अवधारणा है, आपका वेवलन महोदय का हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करके रखिए, इसमें कुछ बताने तो है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 18 आइए आपका देख लेते हैं, ये 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न आइए, कह रहा बीएस गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजातीय, क्या कह रहा बीएस गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान किया गया है। प्रश्न 18 नोट करके रखिएगा। बीएस गुहा के द्वारा बता रहा कि कितने मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान किया गया है। तो ऑप्शन ए 3 कह रहा, ऑप्शन बी 4 कह रहा, ऑप्शन सी 5 कह रहा, ऑप्शन डी 6 कह रहा, यानी 6 कह रहा। तो इसका आंसर आपका, ये भी प्रश्न देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा। ऑप्शन डी जो आपका ये है, क्या है ऑप्शन डी 6 यानी 6, जो बीएस गुहा महोदय हैं ये मूल प्रजाति तत्वों की जो पहचान किया, 6 तत्वों की पहचान किया, ठीक है। ये 6 तत्व कौन कौन से आप लोग नोट कर सकते हैं। ये नंबर 1 बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, नंबर 1 क्या बताते हैं, नोट करके रखिएगा। नंबर 1 निग्रिटो बताते हैं, नंबर 2 बताते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, और नंबर 3 क्या बताते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, नंबर 3 मंगोलाइड बताते हैं, और नंबर 4 ये जो बताते हैं आपका भूमध्य सागरीय, और नंबर 5 ये जो बता रखे हैं, नंबर 5 क्या है, पश्चिमी चौड़े सिर वाले व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, और नंबर 6 ये जो बताते हैं, नंबर 6 क्या बता रहे हैं, नॉर्डिक, ठीक है। तो ये जो है 6 प्रकार के मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान किया है इन्होंने, आपके बीएस गुहा महोदय। ये जो है क्या कहते हैं, इतिहासकार रहे हैं बीएस गुहा महोदय, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को,
तो ये 6 प्रकार का बता रखा है इन्होंने। क्या बताया? नंबर 1 निग्रोटो, नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, नंबर 3 मंगोलियाइड, नंबर 4 भूमध्यसागरीय, नंबर 5 पश्चिमी जो है सिर वाले, ठीक है, और नंबर 6 नॉर्डिक बता रखा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे आप सब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न नंबर जो कह रहा है, ये भी प्रश्न आप लोगों का देखिए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। तो आपका फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले और पीजीटी वाले तीनों इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा रहा हो पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, जो पीजीटी में पूछा जा रहा हो असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछा जाएगा। बस प्रश्न पूछने की शैली थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ ये है फ्रेंड, यूजीसी नेट जेआरएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा अंदर से प्रश्न पूछता, घुमा के पूछता, सीधे नहीं पूछता, और पीजीटी में थोड़ा सीधे पूछता है। लेकिन इसमें जो प्रश्न है देखिए पूछे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी ये प्रश्न जैसे 19 है, प्रश्न नंबर 19 आप लोग ध्यान दीजिए, ये छत्तीसगढ़ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। ये वहाँ के जीआई मतलब जीडी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो छत्तीसगढ़ के हैं वहाँ पे पूछा जा चुका है। तो ये ऐसा थोड़ी कि पीजीटी में नहीं, कि इसमें घुमाव क्या क्या जुआंग जनजात कहाँ पाई जाती है, तो ये तो पीजीटी में भी कहीं के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग जो ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न अगर वहाँ पूछा गया तो यहाँ नहीं पूछा, तो कहीं भी पूछा जाएगा। आप लोग चाहे पीजीटी को हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर को हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे दिल्ली एसएसबी के हों, मतलब किसी भी एग्जाम को देना है तो इस क्लास को जरूर देखिए। सोशियोलॉजी वाले जो हैं, खासकर समाजशास्त्र विषय की बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य सब्जेक्ट जीएस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली समाजशास्त्र, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जुआंग जनजात कहाँ पाई जाती है। ये जो जुआंग जनजात है आपको कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन ए करा छोटा नागपुर में, ऑप्शन बी करा बस्तर में, ऑप्शन सी करा दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी करा क्या कह रहा क्योंझर उड़ीसा में। तो कहाँ पाई जाती है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्योंझर उड़ीसा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये जो आपकी जुआंग जनजात है ये क्योंझर उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं आप लोगों का क्या है, इसमें कुछ बताने तो है नहीं, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 20 आप लोग देखिए, मैं एक घूंट पानी पी लूँ, थोड़ा गला फंस रहा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड। ये प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदायों के बीच जुलाहा जाति में कौन शामिल है। ये प्रश्न नंबर 20 यानी 20 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, जो मुस्लिम समुदायों के बीच यानी कि मुस्लिम जात के बीच कर रहा है, मुस्लिम जातियों के बीच जो जुलाहा जाति जो है जात में कौन शामिल है, ठीक है। ये जुलाहा जात में तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय यानी मुस्लिम जातियों के बीच जो जुलाहा जाति है वो किसमें शामिल है, यही कह रहा है ना प्रश्न नंबर 20 आपका। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन ए दर्जी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा कसाई में शामिल है, ऑप्शन सी कह रहा बुनकर, ऑप्शन डी कह रहा कुम्हार। तो किस में शामिल है भाई, तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जबकि ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 16 में पूछा जा चुका है। भले सिंपल है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जो है जो जुलाहा जात के नाम से जुलाहा में शामिल है, वो किस में शामिल है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में कौन शामिल है, ठीक है। तो ये आपका बुनकर हो जाएगा, ठीक है। कौन शामिल है, तो ऑप्शन सी जुलाहा, मतलब बुनकर जो होते हैं उनको जुलाहा कहा जाता है। अब जैसे मैं बताऊं, मेरे यहाँ एक जगह है, मैं जाता हूँ, रिलेशन में पड़ता है, तो वो जगह का नाम टांडा है, मैं बता दे रहा हूँ। टांडा पहले वहाँ लोग बताते हैं ना, ये हथकरघा मतलब हाथ से कपड़े बुने जाते थे, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक सब हो गया। अब पावलूम, टांडा पावलूम, आप उद्योग के नक्शे में जाएंगे ना, टांडा देखेंगे आपको मिल जाएगा। टांडा कपड़ों का उद्योग यानी कि वहाँ कपड़े बनते हैं, कपड़ों का बुनाई होता है, ठीक है। पाव तो वहाँ लोग, वहाँ के जो लोकल लोग अगल बगल जुलाहा ही कहते हैं, जुलाहा है कहा यार जो नहीं, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं, जुलाहा मतलब मुसलमान, ठीक है। तो जो हम बुनकर भाई हैं उनको जुलाहा, जो मुस्लिम बुनकर भाई हैं उनको जुलाहा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, जो कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदायों के बीच जुलाहा जात में कौन शामिल है, तो यही कह रहा कि कौन शामिल है, तो आपका ये बुनकर भाई शामिल हैं, मुस्लिम बुनकर भाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 आपका 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
ये प्रश्न नंबर 21 ये कह रहा भारतीय जातियों में डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है। अच्छा, ये भारतीय जातियों की बात कर रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं जाति का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका प्रश्न नंबर 21 है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये कह रहा है कि असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, ये ऑप्शन ए कह रहा है आपका। ऑप्शन बी कह रहा है ये एक धार्मिक निषेध आज्ञा के आधार पर विशेषता। ऑप्शन सी कह रहा आपका पारस्परिक प्रतिकर्षण। ऑप्शन डी कह रहा आपका आरोपित असमानता। भारतीय जातियों में प्रश्न करा भारतीय जातियों में डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है, तो क्या है? ऑप्शन ए करा असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण किया जाना। ऑप्शन बी करा एक धार्मिक निषेध आज्ञा के आधार पर विशेषता। ऑप्शन सी करा पारस्परिक प्रतिकर्षण। ऑप्शन डी करा आरोपित असमानता। प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग गलत करिएगा ही ना, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर, क्योंकि आपके भारत में जो जातियों का जो ताना बाना है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जाति का जो अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, तो इसमें आंसर इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि जात को लेके आपके जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का काफ़ी इस पे इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिख रखी है और काफ़ी आलोचना इन्होंने किया, क्योंकि इसके पीछे कारण है। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे निम्न जात से ही मिलान करते थे। ये अपने बचपन में पढ़ाई से लेके अपने मतलब लास्ट समय तक के जो है इसका काफ़ी झेला है इन्होंने समाज में जो है, इसलिए ये इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते थे, इसलिए इन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है जातियों के बारे में। ठीक है, खासकर भारतीय समाज के भारतीय जातियों के बारे में, क्योंकि बचपन से लेके इनको इनके बारे में इनकी जीवनी में आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा कि ये कितना जो है अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में कितनी मुसीबत इन्होंने झेला है। पढ़ाई के समय से लेके जो है नौकरी तक नौकरी करने में भी इनको नौकरी नहीं एक तरह से कह सकते किया जाए। इनका जो मतलब चपरासी था, जब ये बड़ौदा के राजा के महाराज बाहर से पढ़ के आए हैं, गए हैं नौकरी करने, और वो भी एक ऑफिसर के पद पे। इनका जो चपरासी था तो ब्राह्मण था, इनको जो फाइल देता था दूर से फेंक के देता था, पानी गिलास मटका इनका सब अलग रहता था। तो ये काफ़ी जो है झेले हुए हैं इस मामले में, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है। तो डॉक्टर आपको अगर मौका मिले, अभी तो मौका क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है डॉक्टर अंबेडकर जो है, और सभी सिलेबस में आप चाहे पीजीटी के हों, चाहे नेट जेआरएफ के हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के सिलेबस में तो आपको पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ना चाहिए, गांधी जी को पढ़ना चाहिए जो सिलेबस में है, ताकि यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आप गलत करें ही ना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आपका 22 नंबर कह रहा, खासी जनजात अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? प्रश्न नंबर 22 नोट करिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि ये खासी जनजात अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पौराणिक पुरुष पूर्वजों से। ऑप्शन बी कह रहा है वास्तविक महिला पूर्वजों से। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है पौराणिक महिला पूर्वजों से। ऑप्शन डी कह रहा है कृत्रिम महिला पूर्वजों से। तो इसका आंसर क्या हो जाए? खासी जनजात। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ प्रश्न नंबर 22 का, जो आपका खासी जनजाति ये है, ये आपका मातृसत्तात्मक जनजाति है, यानी कि मातृसत्तात्मक को मानती है ये। ठीक है, अपनी उत्पत्ति। तो इसका आंसर अब आप लोग तो सही दे ही देंगे, गलत तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, पौराणिक महिला पूर्वजों से ये अपना उत्पत्ति मानते हैं। कौन? खासी जनजात के लोग। ठीक है, क्योंकि खासी जनजात की उत्पत्ति जो है ये पहाड़ियों में रहने वाली महिला पूर्वजों से हुई है, ऐसा माना जाता है, जो भारत के क्या मेघालय के खासी और जयंती पहाड़ियों के क्षेत्रों में निवास करती हैं ये जनजाति। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशाक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? ठीक है, प्रश्न 23 नंबर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में
क्या कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा, मतलब किस विद्वान ने कहा। यहाँ से ध्यान दीजिए क्या कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशा अनुक्रम पर आधारित होता है, ठीक है, तब हम उसे जाति कह सकते हैं। ये कौन कहा है, किस विद्वान ने कहा, किस समाजशास्त्री ने कहा है। तो ऑप्शन ए मजूमदार एवं मदान महोदय कहे हैं, कि ऑप्शन सी कूले महोदय कहे हैं, यानी कि C.H. कूले, चार्ल्स हटन कूले पूरा नाम है। ऑप्शन सी बी रिस्टेड महोदय, ऑप्शन डी केलकर महोदय। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर बताइए किसने कहा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स हटन कूले महोदय कहे हैं। आपके ऑप्शन क्या आंसर हो गया, ऑप्शन चार्ल्स हटन कूले महोदय, ऑप्शन बी ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोग का हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स हटन कूले महोदय का, क्योंकि कूले जो आपके हैं ये एक मानवतावादी समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। और ये प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप और आत्मदर्पण यानी कि लुकिंग ग्लास जो है सेल्फ की अवधारणा इन्होंने दे रखा है। आप लोग नोट करके रखिएगा, ये पूछा जाता है प्राइमरी ग्रुप और लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसकी है, इसके रचनाकार कौन है, तो चार्ल्स हटन कूले महोदय है। ये पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि एक समाजशास्त्र में इनकी बहुत विशिष्ट पहचान रखती है। क्या, लुकिंग ग्लास सेल्फ जो इनकी अवधारणा है। ये एक क्या कहते हैं, अमेरिकी सांकेतिक और अंतःक्रियावादी के जो हैं शिकागो संप्रदाय से संबंध थे। और ये जो आपके एक और समाजशास्त्री हैं, क्या नाम उनका, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के समकालीन जो है उसी पीढ़ी के अग्रणी समाजशास्त्री माने जाते हैं आपके। ठीक है, और कूले कहते हैं कि वही कि एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, तब हम उसे जाति कह सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 6 अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आइए थोड़ा तेज़ी से हम लोग चलते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो जाएगा, तो प्रश्न जो है छूटने का डर रहेगा। 1 घंटे से मैं सोचता हूँ क्लास आपका हो जाए। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि ये लीच जाति को मानता है। एक लीच जात को क्या मानता है, ये प्रश्न नंबर 24 नोट करिए आप लोग फटाफट। लीच जात को मानता है, एक क्या मानता है, सांस्कृतिक व्यवस्था मानता है जात को लीच। और प्रकारात्मक व्यवस्था मानता है, बी ऑप्शन प्रकारात्मक व्यवस्था कह रहा, सी ऑप्शन कह रहा संरचनात्मक व्यवस्था, डी कह रहा सावयवी व्यवस्था। लीच जात को मानता है, क्या मानता है, सांस्कृतिक व्यवस्था मानता है, कि प्रकारात्मक व्यवस्था मानता है, कि संरचनात्मक व्यवस्था मानता है, कि सावयवी व्यवस्था मानता है। आप लोग बताइए। तो ये संरचनात्मक व्यवस्था मानता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, लीच जो ठीक है मानता है, क्योंकि जो लीच जात को संरचनात्मक व्यवस्था मानते हैं आपकी ये लीच महोदय, ये कहते हैं मूल रूप से ये लीच महोदय जो एक अभियंता थे, और ये कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय के गणित और यांत्रिक जो इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया था इन्होंने, लीच महोदय। और लीच महोदय जो व्याख्या करते हुए बताते हैं कि समाज स्वयं में एक रूपांतरण के बीच निरंतर गतिशील रहते हैं, और इसकी राजनीतिक व्यवस्था चक्रीय रूप में बदलती रहती है। इनकी लीच महोदय की अवधारणा है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 ध्यान दीजिए आप लोग। 25 प्रश्न क्या कह रहा है, जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि जाति एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सांस्कृतिक घटना, ऑप्शन बी कह रहा धार्मिक घटना, ऑप्शन सी कह रहा आर्थिक घटना, ऑप्शन डी कह रहा मनोवैज्ञानिक घटना। तो इसका आंसर क्या हो जाए आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 25 का कि जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में और देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन मैंने बता ही दिया आप लोगों को, सांस्कृतिक घटना, धार्मिक घटना, आर्थिक घटना, मनोवैज्ञानिक घटना। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या है आप लोग बताइए, सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक जात समान पारस्परिक पेशे वाले एक ऐसा अंतर्विवाहित समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से यानी जन्मजात प्राप्त होती है, जन्म से निश्चित होती है, जिसके सदस्य सामाजिक व्यवहार, खान पान, सामाजिक रहन सहन, धार्मिक आचार विचार, संस्कार सभी निश्चित उसके प्रतिबंधित रूप से पालन करने होते हैं। और जाति जो भारतीय हिंदुओं के संपूर्ण जीवन को नियमित रूप से प्रभावित करती है,
क्योंकि भारतीय हिंदू व्यवस्था में जात जो है जान ही रहे हैं, एक जात का क्रम है रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में बनाए रखा गया है। तो जिसको चतुर्वर्णिक कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, अर्थात वर्ण व्यवस्था से ये पहले जुड़ा रहा है। ठीक है, तो जात एक संरचनात्मक घटना के साथ साथ सांस्कृतिक घटना भी है। ये जो है आपके जो क्या नाम है इनका सोशलॉजी, देखिए नाम है ये था युगेन सिंह जो है जात को सांस्कृतिक प्रघटना के रूप में देखते हैं और सांस्कृतिक प्रघटना में पवित्रता अपवित्रता उच्च दलित आदि तत्व को ये शामिल करते हुए देते हैं। आपके जो कौन, ये डॉक्टर युगेन सिंह, ठीक है, जो समाजशास्त्री आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आप समझ गए होंगे 26 नंबर। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ये निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कौन करता है? ऑप्शन ए सहज बुद्धि वास्तविकता का, ऑप्शन बी अनुभवजन्य वास्तविकता का, ऑप्शन सी वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का, ऑप्शन डी कह रहा है वास्तविक निर्माण की सहज बुद्धि पद्धति का। क्या कह रहा है ये आपका? वास्तविक निर्माण की सहज बुद्धि पद्धति का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर ये 26 है, 26 नंबर प्रश्न है। निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है ये देखिए, वास्तविक निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका, ये नोट करके रखिए। मैं देखिए आप लोगों को हाईलाइट करके बता दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको भूलिए मत। वास्तविक निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एथनोमेट्रोलॉजी शब्द आप सुने होंगे जिसके आविष्कारक और रचनाकार कौन रहा है? एक आपके अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, क्या नाम है इनका? हेराल्ड गारफिंकल महोदय, जो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के समान ढांचे में निर्जातीय पद्धति साथ, यानी कि पद्धति साथ को क्या कहते हैं? लोकविद विज्ञान भी के कहते हैं इसकी जो है ठीक है। निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वास्तविक निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का प्रयोग करते हैं आपके। ये कौन, इसको नोट कर लिएगा, जो हमें आपके अमेरिकी समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल महोदय हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वरना समय काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 27 ये कह रहा है कि भारत में अंतः जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया है? प्रश्न नंबर 27 नोट करके रखिएगा आप लोग कि भारत में, अपने भारत में बात कर रहा है, ये अंतर जातीय संबंधों का विश्लेषण ये W.H. वाइजर महोदय ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया है? तो आपका ऑप्शन ए करा सामाजिक संबंध के आधार पर, ऑप्शन बी करा पारिवारिक संबंध के आधार पर, ऑप्शन सी करा वैवाहिक संबंध के आधार पर, ऑप्शन डी करा जजमानी संबंध के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग देखिए, ये प्रश्न जो है आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर में और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा जा चुका। असिस्टेंट प्रोफेसर MP के 17 में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज UP गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 27 नंबर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करिएगा, जजमानी संबंध। ये ठीक है, ऑप्शन डी इसका नोट करके, जो आपके वाइजर महोदय हैं इन्होंने W.H. वाइजर महोदय ने किया है। ठीक है, तो भारत में जात व्यवस्था केवल एक परंपरागत सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि ग्रामीण सामाजिक अस्थिरीकरण का सर्वप्रथम आधार के रूप में देखा जाता है या माना जाता है। वो है ही, आप जान ही रहे हैं, आप लोग तो भारतीय हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि भारतीय सामाजिक ताना बाना से नहीं प्रसिद्ध है यहाँ की जातीय व्यवस्था। तो भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण आपके W.H. वाइजर महोदय ने जजमानी के संबंध को लेकर किया। जजमानी आप जान रहे हैं ना, जैसे नाई धोबी कहार बढ़ई लोहार है ना, और पंडित निबाभन, ये सब जो है क्या है प्रजा के दृष्टि से ना, वही जजमानी व्यवस्था है ना। जैसे कपड़ा धोता है जो धोबी जाता है ना, जजमान, इसी को जजमानी होता है। पंडित जी जाते हैं पूजा पाठ कराने तो जजमानी की तरह, नाई जाता है बाल बनाने, जजमानी व्यवस्था, इसी को ये बात कर रहे हैं आपके W.H. वाइजर। आप समझ गए होंगे ना, तो मैंने खुल के बता दिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। आगे प्रश्न देखते हैं क्या आपका 28। आइए देखते हैं आपको 28 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है J. मर्डॉक महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है युगेन सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है M.N. श्रीनिवासन, ऑप्शन डी कह रहा है मैक्स वेबर।
प्रश्न नंबर 28 नोट करके रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग मारिए, फटाफट बताइए इसका आंसर। आप लोग 28 प्रश्न का देर ना करिए। तो इसका आंसर आपका युगेंद्र सिंह महोदय हो गए। ठीक है, ये आप लोग नोट करिएगा, ऑप्शन बी है। क्या ऑप्शन बी? युगेंद्र सिंह महोदय जो हैं, जो कहते हैं कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करता है। इन्होंने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन कर रखा है और वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करता है। युगेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के 6 गाँवों का अध्ययन किया है। ठीक है, मैं पिछले क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक से इस प्रश्न को इनको युगेंद्र सिंह के बारे में बता रखा हूँ कि इन्होंने जात और वर्ग साथ साथ चलते हैं, जातियों अब भी शक्तिशाली हैं जातियाँ इनके अनुसार। ठीक है, और है ही आप लोग भारतीय समाज में देख ही रहे हैं, कुछ लोग जो बहुत शक्तिशाली हैं जातीय रूपता से, बाकी तो आम जनता मिडिल क्लास है। ठीक है, या निम्न क्लास का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, ये प्रश्न नंबर 29 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 29। ये कह रहा है जनजातीय परिप्रेक्ष्य में यह किसका निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियमन सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं? प्रश्न नंबर 29 कि जनजातीय परिप्रेक्ष्य में यह किसका निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं? तो ये कौन कह रहा है? आपका ऑप्शन ए ई बी टायरर महोदय, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की महोदय, ऑप्शन सी डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन डी जेम्स फ्रेजर महोदय। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है ये देखिए, नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी ये मेलिनोव्स्की महोदय हैं, यानी कि बी मेलिनोव्स्की का पूरा नाम आप लोग जान ही रहे होंगे, ब्राउनलीसा कैस्पर मेलिनोव्स्की कहा जाता है। ठीक है, ये भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र में दीक्षित जो है, मतलब प्रांगण थे, एकदम से बुद्धिमान काफ़ी थे इसी में, किसमें? भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र के थे। और मेलिनोव्स्की जो है प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और ये जनजातीय परिप्रेक्ष्य में शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व के रूप में देते हैं आपके ब्राउनलीसा कैस्पर मेलिनोव्स्की। ठीक है, इनको भी मेलिनोव्स्की के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। सॉरी फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। आइए देखते हैं ये क्या करा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जनजातीय शोषण की हिंदू पद्धति, इनके बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस हैं ये। आपका ऑप्शन बी कह रहा है हिंदूकरण, मैक्स वेबर कह रहा है। ऑप्शन सी राजपूतीकरण, सुरजीत सिन्हा को बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कुलीनीकरण, जेम्स फ्रेजर को बता रहा है। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा कि इसमें से कौन सा कह रहा है ना, निम्नलिखित में से एक सही नहीं सुमेलित है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो ये आप लोग देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, जनजातीय शोषण की हिंदू पद्धति निर्मल कुमार बोस, ये तो सही है ना। हिंदूकरण ये आपका जो हो गया मैक्स वेबर, ये भी आपके सही है, हिंदूकरण की बात मैक्स वेबर करते ही हैं। और राजपूतीकरण जो है आपका ये सुरजीत सिन्हा, ये भी ऑप्शन सी भी सही है यार। तो ये कुलीनीकरण जेम्स फ्रेजर, ये जेम्स फ्रेजर नहीं है, कुलीनीकरण आपके जेम्स फ्रेजर नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके जगह आपके नर्मदेश्वर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? नर्मदेश्वर प्रसाद, नोट कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग इसको, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ये देखिए सही हो जाएगा। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, क्योंकि प्रश्न छूटने ना पाए। ये प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है आपका, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 31 कह रहा है झूम की खेती विशेषता है। प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है कि झूम की खेती विशेषता है। क्या विशेषता है? ऑप्शन ए कह रहा उत्तर आधुनिक समाज की, ऑप्शन बी कह रहा सरल समाज की, ऑप्शन सी कह रहा जटिल समाज की, ऑप्शन डी कह रहा संक्रमण समाज की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा फटाफट, जो है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए यूपी गवर्नमेंट लेक्चरर 2008 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरल समाज। देखिए ऑप्शन बी नोट करके रखिएगा आप लोग, सरल
समाज, क्योंकि झूम की खेती कहाँ पाई जाए? सरल समाज में। झूम की खेती क्या है आप लोगों को पता ही होगा। झूम जो मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाके किया जाता है, उसी को झूम की खेती कहते हैं, है ना। मैं पिछली क्लास में विस्तार से बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट छाँट कर जो जला दिया जाता है और साफ किया जाता है भूमि को, जो पुराने उपकरणों यानी लकड़ी के हलों से जो जुताई किया जाता था, उसमें बीज डाल दिया यानी बुआई कर दिया जाता है। और जब फसल पूर्णतः प्रकृति रूप से निर्भर, मतलब इसमें खाद पानी नहीं डाला जाता, वही जो खाद पानी फूका नहीं रहता है, आपके जलाए रहते हैं, राख खरपतवार, ठीक है, पेड़ पत्ती, है ना, उसी को रहता है। और उसी मिट्टी जो उर्वरा मिट्टी होती है उसकी, जो जलाया गया राख में रहता विद्यमान रहती है, उसी में जो है बुआई कर दिया जाता है। और मिट्टी की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है, मतलब 1 2 4 बुआई करते हैं, वहाँ जो रहते हैं आपके ये आदिवासी जनजातियाँ जिसको कहते हैं, करते हैं झूम की खेती। उसके बाद जब वो अनुपजाऊ हो जाता है तो उसको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, दूसरे जहाँ चले जाते हैं खेत। तो यह एक स्थानांतरणशील खेती भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके किया जाता है, तो जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं लोग। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि कहाँ पाया जाता है? आप लोग नोट करके रख सकते हैं। श्रीलंका में चेना में पाया जाता है, हिंद एशिया में लद्दाख में पाया जाता है, रोडेशिया मिलिया में पाया जाता है। ये खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन वाले प्रदेशों में पाया जाता है, क्योंकि वहीं पे होगा ही जहाँ जंगल रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ झूम खेती की जो विशेषता है आप समझ गए, ये सरल समाज की विशेषता है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल समाज तो है नहीं, तो सरल समाज ही तो हैं जनजातियाँ जो इस प्रकार की खेती कर रहे हैं वो लोग। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 32। ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 32 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है? क्या प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी कह रहा नातेदारी संबंध, ऑप्शन सी कह रहा व्यवसायिक खेती, ऑप्शन डी कह रहा लिखित धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नातेदारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नातेदारी। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा नातेदारी संबंध, क्योंकि प्रश्न आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ना तो इसका आंसर गलत का ही नहीं, क्योंकि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है, तो नातेदारी डालता है, क्योंकि नातेदारी संबंध जनजातीय समाज पर प्रकार सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है। जो रक्त से, विवाह से, दत्तक पुत्र के द्वारा देख लिया तो ये जनजातीय समाज में पाया जाता है, ठीक है। तो जनजातीय समाज पर क्या प्रकार है? नातेदारी संबंध, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आपका प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 33 आपका क्या कह रहा है, ये समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। ये प्रश्न नंबर 33 नोट करिए, कह रहा है कि समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है सामाजिक अस्थिरीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी प्रसार। तो ये प्रश्न नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक अस्थिरीकरण। नोट करके रखिए, क्या ऑप्शन ए सामाजिक अस्थिरीकरण। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना, ये देखिए, ठीक है, उसको घेरा कर देता हूँ, आप लोग उसको नोट करके रखा कीजिए। और अगला प्रश्न आप लोगों का देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर अगला। इसमें कुछ बताने को तो था नहीं, आप लोगों को समझ में आ ही गया रहा होगा। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ये 34 कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 34 यानी 34 नंबर, भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं। क्या उपाय हैं? भारत में जाति असमानता जो पाई जाती है उसके उन्मूलन के कौन से उपचार है? तो उपचारात्मक उपाय क्या है पूछा, तो ऑप्शन ए करा शिक्षा, ऑप्शन बी करा अंतर्जातीय विवाह, ऑप्शन सी करा जात शब्द का कम से कम प्रयोग करना, ऑप्शन डी करा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा। ये आप लोग ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है, क्योंकि ये आप देखिए भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय के रूप में शिक्षा
आप देंगे। आदमी शिक्षित होगा तो जात पात से ऊंचे उठेगा ही जो है, क्योंकि मानव मानव एक समान, तभी वो समझेगा। अंतर्जातीय विवाह जो विवाह है आपका, तो भारतीय संविधान भी इसको मान्यता दिया है। अंतर्जातीय विवाह मतलब आप किसी भी जात के हो, किसी भी जात में विवाह कर सकते हैं, ठीक है। और जात शब्द का कम से कम प्रयोग, मतलब जातिवादी जो शब्द है, जिसको बुरा लगे, जैसे निम्न जात का आदमी कोई हो, उसको अगर आप संबोधन करें तो उसको बुरा लगेगा ही, तो ऐसा ना हो, आप ऐसे जातिवादी शब्दों का प्रयोग ना करिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 34 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 35। ये प्रश्न नंबर 35 आपका क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए कि नायर कौन है। प्रश्न नंबर 35 आपका कह रहा है कि नायर कौन है, नोट करके रखिएगा आप लोग। नायर कह रहा है आपका ऑप्शन ए एक जाति है, ऑप्शन बी एक जनजाति है, ऑप्शन सी एक मुस्लिम समुदाय है, ऑप्शन डी एक ईसाई समुदाय है। 35 कह रहा है, तो इसका आंसर नायर जो है आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते। ये आपका UPGIC, ठीक है, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है प्रवक्ता में, यानी लेक्चर 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी कि PGT का प्रश्न है, एक तरह से कह सकते हैं कि नायर कौन है। तो नायर एक जनजात है, तो जनजात है, तो ये ऑप्शन कौन सा जनजात है, ये देखिए ऑप्शन बी, ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। ये कहाँ से आ जा रहा है भाई, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, नायर एक जनजात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी का। तो फ्रेंड्स आप सभी का ये आज कितना प्रश्न था, ये लास्ट 35 प्रश्न की ये एक श्रृंखला थी जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी जो है। और अगली क्लास आपको जो है अब 24 तारीख को ही मिलेगी संभवतः, क्योंकि 22 को संडे को मेरा परीक्षा है, ठीक है। आप लोगों को बता दे रहा हूँ 22 को संडे को मेरा परीक्षा है। आज 20 तारीख हो ही गया, इसलिए समय कम है, तो मेरा सेंटर बाहर गया है। PCS का एग्ज़ाम है, आप सभी का भी होगा। आप सभी में से जिसका भी परीक्षा होगा, आप सभी को अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, जो है आप सभी का परीक्षा अच्छा हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर